नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरफान कैसर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ हो चुके हैं और उसकी वजह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के किसानों के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई है और उसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा यह था कि जनाब ये जो तरबूज होते हैं इनके अंदर कलर्स जो हैं वो इंजेक्शंस के ज़रिए ऐड किए जाते हैं और उससे फूड पॉइजनिंग होती है। और ये जो हमें तरबूज नज़र आ रहा होता है कि जी बड़ा कलरफुल है, बड़ा तरोताज़ा है, बड़ा मीठा है, तो उसके अंदर स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं इंजेक्शंस के ज़रिए। उसमें जो है वो कलर ऐड किया जाता है जिससे तरबूज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुर्ख नज़र आए और वो जो कलर्स हैं वो फूड पॉइजनिंग का बायस बनते हैं। और फिर आगे चल के जब आप मुसलसल इस तरह के फूड के कलर एजेंट्स वाली चीज़ें आप खाते हैं तो फिर आपके कैंसर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो आपको जनाब स्टमक का कैंसर हो सकता है और कैंसर की बहुत सारी दीगर अमराज का आप शिकार हो सकते हैं। और पाकिस्तान के किसानों के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की और कहा कि जनाब जितने भी मार्केट में तरबूज आ रहे हैं आप खा रहे हैं उसके अंदर जनाब ये इंजेक्शन जो हैं वो उन्होंने इंजेक्ट किए होते हैं और कलरफुल किया होता है और बहुत बड़ा माफिया सरगर्म है और ये और वो बड़ा पूरी 4 शीट जो है नाज़रीन उन्होंने पाकिस्तान के किसानों के खिलाफ पेश की। सबसे पहले नाज़रीन हम इस मामले को ज़रा लॉजिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या एक तरबूज के अंदर आप इंजेक्शन के ज़रिए कलर ऐड कर सकते हैं, इसको पकड़ने के क्या तरीके हैं और क्या वाकई तौर पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा और ऐसा करना लॉजिकली भी पॉसिबल है कि नहीं है। और उसके बाद जो है हम डॉक्टर इरफान कैसर साहब के ऊपर जो है वो मज़ीद बात करेंगे। तो नाज़रीन मैं साथ साथ फुटेज जो है वो भी चलवाऊँगा ताकि बात जो है वो ज़रा सनद के साथ हो, तस्दीक के साथ हो और आपको जो है कही हुई बात के ऊपर यकीन भी आए। तो सबसे पहली बात तो ये कि नाज़रीन जब भी आप एक तरबूज के अंदर इंजेक्शन के ज़रिए कलर इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो तरबूज जो है जैसे ही आप उसको इंजेक्ट करके मुड़ें हटें तो जनाब जितना भी आपने उसके अंदर पानी ऐड किया हो या कलर ऐड किया हो या इंजेक्शन जो है आपने उसको लगाए हो वो फौरी तौर पर जो तरबूज होता है उसको पंप आउट कर देता है। तो फौरी तौर पे फौरे की सूरत में या फिर कतरा कतरा करके जो भी आपने तरबूज के अंदर कोई चीज़ डाली हो तो वो वापस निकलना शुरू हो जाती है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट नाज़रीन ये कि जब भी आप इंजेक्शन के ज़रिए तरबूज के अंदर आप वो कलर ऐड कर रहे हैं उसको कभी भी इतना बड़ा तरबूज होता है आप उसको पूरे तरबूज के अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते और ना ही वो कलर जो है वो पूरी तरह से उस तरबूज के अंदर बराबर इक्वल और इवन वे में सरायत करता है। तो जिस जगह पे आप वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी हद तक जो है वो महदूद रहता है और वो पूरे तरबूज के अंदर नहीं फैलता है। तो इससे ना तो सारे का सारा तरबूज मीठा होता है ना ही जनाब उसका कलर जो है वो उसका सारा इवन होता है। हाँ खुदा ताला जब एक वो तरबूज बन रहा होता है जब अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर तरबूज बनता है तो फिर तो उसका कलर इवन होता है। हाँ ये हो सकता है कि बाज़ दफ़ा धूप के फ़र्क की वजह से किसी जगह से तरबूज ज़्यादा मीठा होता है, किसी जगह पे थोड़ा सा सफ़ेद होता है, किसी जगह पे जो है थोड़ा ज़्यादा सुर्ख हो जाता है, किसी साइड से ज़्यादा पका होता है। लेकिन जब आप उसे इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं तो तब कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस इंजेक्शन को पूरे तरबूज के अंदर इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, इक्वल वे में उसकी पेनिट्रेशन हो, सरायत हो और वो पूरे के पूरे तरबूज को लाल कर दें। आप जिस जगह पे उस इंजेक्शन को लगाएंगे ठीक वही जगह जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपको वो लाल होती हुई दिखाई देगी। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी नाज़रीन आप तरबूज के अंदर इंजेक्शंस इंजेक्ट करते हैं तो उसका छिलका भी सुर्ख होता है, खाली तरबूज जो है वो सुर्ख नहीं होता है, उसका जो छिलका होता है वो भी सुर्ख हो जाता है। तो इस तरह से इस कभी और बुरी हरकत के पकड़े जाने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप अगर फ़र्ज़ करें इस तरह का आपने इंजेक्शन लगा हुआ आपने तरबूज ख़रीदा है, जैसे ही आप काटेंगे तो उसका जो छिलका है वो भी सुर्ख हुआ होगा तो आपको साफ अंदाज में पता चल सकता है कि इसको इंजेक्शन लगे हैं। और चूंकि ये हरकत पकड़ी जा सकती है ये भी एक वजह है कि जिसके सबब जो है वो इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं किए जाते। और चौथी सबसे अहम बड़ी और मेन रीज़न लाजमी है कि जब भी एक तरबूज को उसके बाग से तोड़ा जाता है और तोड़ के जब आप उसको मार्केट में लेके जाते हैं उसकी सफाई होती है, सुथराई होती है, मार्केट में वो पहुंचता है, उसके बिकने के ऊपर 2-3 दिन लग जाते हैं। तो जब आपने एक तरबूज को इंजेक्शंस लगाए हों, उसको सुराख किए हों, उसके अंदर हवा के आने जाने का सिलसिला बन जाए, उसके अंदर पानी के जाने का सिलसिला बन जाए, उसके अंदर जरासीम दाखिल हो जाएं, या वैसे भी जब आपने इतने सारे इंजेक्शंस लगा के उसको सुराख कर दिए तो फिर वो जो तरबूज होता है वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है बिल्कुल गल सड़ के फारिग हो जाता है और वो बिकने के लायक नहीं रहता। तो तरबूज के सही सलामत बिकने की सबसे अव्वलीन शर्त ये है कि जब जनाब उसको तोड़ा जाए उसको कोई सुराख ना हो, ना ही उसको कोई कट लगा हो, वो मार्केट में पहुंचे। 4-5 दिन जो है उसे वैसे पकने के ऊपर भी लग जाते हैं और तब जाके जो है वो मार्केट में सोल्ड आउट होता है। लेकिन अगर आपने उसको पहले सुराख किए हों, इंजेक्शन लगाए हों तो वो जनाब 2 से
3 दिन के अंदर, बल्कि इतने दिन तो वो निकालेगा ही नहीं, तो वो जनाब सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर आपका वाटरमेलन जो है, जो तरबूज है, वो ख़राब हो जाता है और वो मार्केट में बिकने के काबिल नहीं रहता। अब ये 4 रीजंस हैं, इनमें चारों को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने उनके अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट करना है, फौरी जो तरबूज है उसको पंप आउट कर देता है। दूसरा ये है कि जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको पूरे इतने बड़े वाटरमेलन के अंदर एक छोटी सी सिरिंज के साथ जो है वो आपको इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, वो पूरे तरबूज के अंदर वो जो कलर है वो सराहियत नहीं करता है। तीसरा ये है कि उसका जनाब छिलका जो है वो भी सुर्ख हो जाता है, इससे सरकत के पकड़े जाने के इम्कान आते हैं। और चौथी वजह ये है कि जब आप वो उसको तोड़ के मार्केट के अंदर पहुंचाते हैं, 5 दिन का प्रोसेस है, और अगर आपने उसके अंदर इंजेक्शंस लगाए हों तो 1 ही दिन के अंदर अंदर जो है वो तरबूज ख़राब हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जनाब तरबूज के अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और उसका जो कलर है वो सुर्ख किया जाता है, और किसानों के खिलाफ इतनी बड़ी ब्लेम गेम और चार्जशीट जो है वो इरफान कैसर साहब ने पेश की। और उसके बाद हमने देखा कि जो तरबूज की सेल है उसमें भी हमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। तो किसानों ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े सेटबैक का सामना किया, उनकी गंदम की फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, पूरी मुल्क की इकॉनमी को इस गंदम के स्कैंडल और इस तमाशे और इस क्राइसिस और बहरान की वजह से तकरीबन $1.5 बिलियन का नुकसान हो चुका है, और किसानों को ज़ाती तौर पे इस बहरान की वजह से लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो हो चुका है, उसका उन्हें सामना करना पड़ा है। तो पहली जनाब ज़बू हाली है, लोगों किसानों के घरों में जो है खुसूसन फाके चल रहे हैं, तो एक फसल में तो वो पहले ही एक बहुत बड़ा नुकसान, सेटबैक और क्राइसिस फेस कर चुके हैं। तो अगर उनके 4 उनके तरबूज बिक रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके खिलाफ जो है वो इतनी एक कभी और मनफी किस्म की कैंपेन जो है वो चलाई जानी चाहिए। डॉक्टर इरफान साहब जो है, मैं ज़ाती तौर पे उनको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ, और बड़े अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर बात करते हैं, और सोशल टैबूज, ऐसे मौज़ूआत की जिनके ऊपर बात होना ज़रूरी है, मिथ्स का टूटना जो है वो बहुत नेसेसरी है, सोसाइटी को पता चलना चाहिए, और कोई उनके ऊपर नहीं बोलता है। उन सोशल टैबूज को बहुत अच्छे अंदाज में इरफान कैसर साहब ने जो है वो हाईलाइट किया। लेकिन इस मामले के ऊपर आके ये उनसे थोड़ी बहुत चवल बच गई है, जो कि नहीं बचनी चाहिए। उन्हें बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल और बड़े ज़िम्मेदाराना तरीके से जिस भी टॉपिक को हाथ डालें उसकी जो है फिर वो एक जायज़ जो ज़िम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर आयद होती है, और आपने उस मामले को हर एंगल से देख कर आना होता है कि यार मैं ये बात कर रहा हूँ, उसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये उसका एक आउटकम निकल सकता है। आपकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसका एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो भी निकल सकता है। बात आपकी ठीक है, ठीक है, इसको एज अ केस स्टडी देखा जा सकता है, लेकिन जब आप उसको ये बोलें कि जी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, कैंसर हो रही है, आप लोग मर रहे हैं, ये ना खाएं, और ऐसा कुछ हो भी ना, इवन 0.0001% की शर्रा के ऊपर भी ये मामला नहीं हो रहा है, नहीं लगाए जा रहे हैं इंजेक्शन, और आप उसको एक कौमी मसला और कौमी बहरान बनाकर पेश कर दें, तो ज़ाहिर है फिर तनकीद तो होगी, फिर आपको आड़े हाथों तो लिया जाएगा। तो मुख्तसरन ये कहूँगा कि आपको जो है बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदाराना तरीके से जो है वो टॉपिक्स को उनका टेकअप भी करना चाहिए, और पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक जो फैक्टर है उसको मद्देनजर रखते हुए उस मौजूद के ऊपर बात करनी चाहिए। फिलहाल आज इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।